हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया फाइनली आप लोगों की जो है ना डेट शीट जो है रिलीज हो चुकी है। सीयूईटी की एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। मैंने कहा इसी खुशी के पर्व पे आप लोगों को जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है वो करवा देते हैं। और बिलीव मी भाई बहुत इजी है, बहुत मजे से करेंगे। टेंशन नहीं लेनी, लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये आप भले ही आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा या फिर कहीं बोर्ड वालों ने अभी पढ़ लिया होगा 12th में, बोर्ड्स में, क्योंकि कहीं बोर्ड्स में जो है 12th में ही आ जाता है। लेकिन एनी हाउ हमें सीयूईटी के लिए दोबारा पढ़ना है तो सारे के सारे सेम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और भैया जल्दी से निपटा देते हैं इसको। लेकिन सबसे पहली बात भैया, जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है भैया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अकाउंट्स एंड इको की महफिल। क्योंकि भैया आज रात से 9 बजे से इस पे क्विज स्टार्ट होने वाली है। क्विज क्या होता है सर? क्विज क्या होता है? क्विज तो सबको पता है भाई क्या होता है, लेकिन मैं आपको डेली क्वेश्चन दूंगा। उस पे बच्चे ने मुझे आंसर भेजना है, ठीक है जी, उसी ग्रुप पे भेजोगे। और विनिंग प्राइज भी है। अब कितना विनिंग प्राइज है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ओपन टू एवरीवन है ये तो मैं आपको बता देता हूं। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन, विनिंग अमाउंट या फिर कैसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनका आइडिया जानने के लिए आपको भैया ये टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है बाबा। और बिलीव मी, मैं यहां पर आप लोगों को लालच नहीं दे रहा विनिंग अमाउंट का, ठीक है भाई। विनिंग अमाउंट हटा भी दूंगा तब भी बच्चे एक्टिव रहेंगे, क्योंकि बच्चे अंदर से करना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा, एमसीक्यू होंगे सारे के सारे, ठीक है जी, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि एक्सपेक्टेड है आपके सीयूईटी एग्जाम में आने के, ठीक है जी। तो आई वुड एडवाइस, आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड से कि भैया जल्दी से ये जो है चैनल अपना ज्वाइन कर लीजिए। चलो तो बैक टू आर एकेडमिक वीडियो, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में जी हम सारी बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी, और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है जी, और प्रोडक्शन कैसी होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जो है मेरे साथ जुड़ जाइए आप लोग। सबसे पहली बात अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं तो दैट इज योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से जानने से पहले देखो, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ते पढ़ते लगभग 2 साल हो गए, उससे पहले भी पढ़ रहे थे, 9th 10th में भी पढ़ रहे थे, तो लगभग 3 से 4 साल आपको इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए हो गए। अब जरा इकोनॉमिक्स का मतलब जान लें, इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स जानने से पहले हम ये जान लेते हैं इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखो इकोनॉमी क्या होता है, सबसे पहले इकोनॉमिक यूनिट की बात करते हैं। इकोनॉमिक यूनिट क्या होता है? कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी एक्टिविटी करती है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक यूनिट। आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द एक्टिविटी डन विद अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग लिविंग। और वो जो यूनिट, ठीक है जी, वो जो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो एंटिटी, वो जो इंडिविजुअल ये यूनिट ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, वो क्या बन जाता है? आपका इकोनॉमिक यूनिट। क्या बन जाता है आपका? वो इकोनॉमिक यूनिट। तो इकोनॉमिक यूनिट बेसिकली is a unit, is an organization, is an individual who undertakes any activity with the motive of earning money, ठीक है। तो अब बात करते हैं इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी कुछ भी नहीं है मेरे भाई, देखो बहुत इजी है। इकोनॉमी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस इकोनॉमिक यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विच अलाउ पीपल टू अर्न देयर लिविंग। जो लोगों को अलाउ कर रही है, देखो वहां पर क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। वहां पर लोग अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जो आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा होगा। वहां पर अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं और बदले में फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, सो दैट अपनी लिविंग जो है वो अर्न कर सके, अपने रहन सहन का जरिया जो है वो वहां से कमा सके, ठीक है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्शन यूनिट। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मींस टू वर्क एंड अर्न लिविंग। तो ये पूरी जो इकोनॉमी, जब हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी का मतलब है उसके अंदर आने वाले जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जहां पर लोग काम करते हैं और अपनी लिविंग अर्न करते हैं, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना यार इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, तो वहां पर मतलब इसका मतलब है प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है वो बढ़ रही है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी बाउंड्री से नहीं बढ़ रही है, इंडियन इकोनॉमी पॉपुलेशन से नहीं बढ़ रही है। इंडियन इकोनॉमी बढ़ने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच अलाउ पीपल टू अर्न देयर लिविंग, ठीक है। अब 3 ऐसी टाइप की एक्टिविटीज होती हैं जो इकोनॉमी को रन करती है, और अगर इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी ढंग से नहीं हुई तो हमारी इकोनॉमी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? सबसे पहला हो गया प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते रहने चाहिए, नहीं हुआ लोग अपना अर्निंग कहां से कमाएंगे। तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट, दैट इज इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन, जिसमें रॉ मटेरियल, जिसमें इनपुट्स को जो है हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा होता है आपका कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड कंजम्पशन। अब देखो, प्रोडक्शन हो रही है, चलो ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन किसके लिए हो रही है? कंजम्पशन के लिए। तो अगर कंजम्पशन नहीं होगी, लोग पैसा नहीं खर्चेंगे, तो वो प्रोडक्शन किसके लिए करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आपस में सारे लिंक्ड है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें जो है हम टाइम टू टाइम अपने कैपिटल एसेट्स को अपग्रेड कर सकते हैं सो दैट हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, जिससे इकोनॉमी ग्रो होगी। इन दोनों से इकोनॉमी मेंटेन होगी, इससे इकोनॉमी ग्रो होगी। तो ये तीन वाइटल प्रोसेसेस हैं किसी भी इकोनॉमी के, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के, और अगर ये नहीं हुए तो इकोनॉमी सही से नहीं चलेगी। अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, कोरोना के टाइम पे, ठीक है जी, कंजम्पशन तो हो रही थी लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, भैया बंद कर दिया था, लॉकडाउन लगा दिया था, तो ऐसे में हमने देखा होगा हमारी इकोनॉमी धीरे 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 नीचे आ रही थी, जीडीपी गिरता जा रहा था, ठीक है जी। उधर कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं हो रही थी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कंजम्पशन भी इतनी हद तक नहीं हो रही थी क्योंकि लॉकडाउन लगा रखा था, सिर्फ नेसेसिटी चीजें खरीद सकते थे आप, ठीक है। तो आपने देखा वहां पर हमारी इकोनॉमी गिरती गई। तो जब भी कोई एक वाइटल प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी फुली फंक्शनल नहीं होगी, ठीक है। तो अब मेन रीजन, इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स, हमें इतनी सी बात पता है, हमारे ह्यूमंस की, हम काम क्यों कर रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं सो दैट कल को जो है आप अच्छे कॉलेजेस में जा सके, जो आप जाएंगे मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद अच्छी जॉब जो है वो ग्रैब कर सके, फिर उसके बाद सैलरी वैली लेकर अपना लिविंग एक अच्छा कर सके। तो हमारी ह्यूमन वांट्स, ठीक है, एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम काम करते हैं, जो कि ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से पॉसिबल है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे पॉसिबल है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ तो हमारे नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये गुड्स एंड सर्विसेज बनते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। किसकी हेल्प से बनते हैं ये? विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। अब लेकिन बात, दिक्कत यहां पर आ जाती है कि हमारे ये जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड इन नेचर है, कभी ना खत्म होने वाले ह्यूमन वांट्स है। भाई किसी की इच्छाएं खत्म होती हैं? नहीं ना, जब तक अपना, अच्छा, दुनिया से चले जाओगे तब भी इच्छाएं नहीं खत्म हो रही हैं, ठीक है जी। भैया मरने के बाद हमें स्वर्ग मिल जाए बस, मरने के बाद नर्क ना मिले, मोक्ष मिल जाए, मतलब इच्छाएं वहां भी खत्म नहीं हो रही है हमारी, मतलब प्राण जाए पर इच्छा ना जाए, ऐसा वाला सीन हो रखा है। लेकिन 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 ये जो हमारी इच्छाएं हैं, इनकी पूर्ति, इनकी कंप्लीशन, इनकी सेटिस्फैक्शन रिसोर्सेज से होती है, और जो कि लिमिटेड इन नेचर है। देखो कितना अच्छा बनाया हुआ प्रकृति ने, कितना अच्छा भगवान ने बना रखा है। भैया देखो, अपने ऊपर नियंत्रण करना इसलिए कहते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे मन में इच्छा आ रही है, लेकिन वो इच्छा पूर्ति होती है रिसोर्सेज से। अब वो इच्छाएं हैं अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, तो भैया कुछ तो इच्छाओं को मारना पड़ेगा ना। तो वही तो कहते हैं, तभी तो आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशनल वीडियोस में या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बड़े गुरु हुए हैं वो यही बोलते हैं, भाई मन पे काबू करना सीखो, ठीक है जी। कभी देखना ये चीज, आपके जो महाभारत हुई थी उसमें भी कृष्ण जी ने यही बोला था, भाई मन पे काबू करना सीखो, ये बहुत चंचल होता है, ठीक है। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वर्ड। अच्छा, आप इकोनॉमिक्स की क्लास में आए, आप सोच रहे हो कि किसी बाबा के प्रवचन में आ गए, नहीं, ठीक है। और लिमिटेड रिसोर्सेज। अच्छा, अब क्या होता है? अब हमें चूज करना पड़ता है, क्योंकि अब हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है, तो हमें चूज करना है कि कैसे हम जो है इन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारी जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं वो बेस्ट पॉसिबल वे में सेटिस्फाई हो जाए। और इसी की स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। आप सोशल साइंस में पढ़ते थे इफ यू रिमेंबर 9th and 10th में, ठीक है। विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेट यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक सोशल साइंस है, साइंस नहीं है। साइंस में आपका बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स ये सब आ जाते हैं। साइंस क्या होता है? मतलब किसी चीज का एनालिसिस करना। अब स्टडी तो हम यहां पर भी कर रहे हैं, तो हमने इसको साइंस क्यों नहीं बोला, सोशल साइंस क्यों बोला? क्योंकि देखो, ये जो डील कर रहा है ये ह्यूमन बिहेवियर में डील कर रहा है, ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। साइंस ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी नहीं करता, वो एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी एज इन नेचर के एलिमेंट्स को स्टडी करता है, ठीक है। यहां पर सोसाइटी की स्टडी हो रही है, सोसाइटी के लोगों की स्टडी हो रही है, जो कि जो होता है अलग होता है। ह्यूमन बिहेवियर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, हर बारी सेम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए उसको हम सोशल साइंस की कैटेगरी में डालते हैं।
इट इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे चूज कर दिया है, ठीक है जी, सो एज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक्स, इस स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। 4 साल हो गए इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए, आज हमें इकोनॉमिक्स की टेक्निकली डेफिनेशन पता चली है। अब बात करते हैं कि भैया इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी क्यों पड़ रही है। सो द मेन रीजन टू स्टडी इकोनॉमिक्स इज स्कार्सिटी। हमने देखा था वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन हमारी डिमांड टुवर्ड्स दोज रिसोर्सेज इज अनलिमिटेड, कि भैया हमें जितना दे दो उतना कम है। तो द मेन रीजन टू स्टडी इकोनॉमिक्स इज स्कार्सिटी, द मेन रीजन टू स्टडी इकोनॉमिक्स इज स्कार्सिटी। स्केर्सिटी, स्कार्सिटी जो बोलना है बोल लो, ठीक है। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? इट मींस द लिमिटेड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। एवरीवन फेसेस स्केर्सिटी, हर कोई फेस करता है स्केर्सिटी। ऐसा तो है नहीं कहीं पर अबंडेंस में है, मतलब अनलिमिटेड है। हाँ, कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकते हैं रिसोर्सेज, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी के पास अनलिमिटेड है, ऐसा तो किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। तो मेन रीजन टू स्टडी इकोनॉमिक्स इज स्केर्सिटी। अब आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग, द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी जो नीड्स एंड वांट्स है वो अनलिमिटेड है, तो ऑटोमेटिकली हमें अब उन रिसोर्सेज का यूसेज, कैसे हम इससे क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, वो चूज करना पड़ेगा, कितना बनाए वो चूज करना पड़ेगा, सो दैट हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो बेस्ट पॉसिबल वे में सेटिस्फाई हो सके। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई भाई, प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रॉपर जो है हमें स्टडी करके जो है अच्छे से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस, इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम arising from use of limited means which have the alternative uses for satisfaction of various wants। तो 3 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक वर्ड जहां भी सुनो वहां पैसे, पैसे की बात आ जानी चाहिए, ठीक है। पैसा एज इन कि हमें पैसे का बेस्ट यूज करना है, बेसिकली हमें चीजों का बेस्ट यूज करना है सो दैट हमारी बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन हो सके, वो इकोनॉमिक्स होता है। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स सबसे पहला रीजन टू फॉर द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सबसे पहला कॉज, सबसे पहला रीजन ये हो गया अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, हमारी इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती। दूसरा, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिन गुड्स एंड सर्विसेज से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं वो जिन रिसोर्सेज से बनती हैं वो लिमिटेड इन नेचर होते हैं, ठीक है जी। अब वो नेचर से मिले, हम खुद हो, बीइंग अ लेबर हम खुद हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें लिमिटेड इन नेचर है। उसके बाद थर्ड आ जाता है ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, इतना ही नहीं, एक और प्रॉब्लम है कि भैया जो हमारे रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, कई ऐसे रिसोर्सेज हैं, मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज आर देयर जो जिनका यूज एक से ज्यादा है। जैसे अगर मैं बात करता हूं पेट्रोल की, अगर मैं बात करता हूं पेट्रोल की, तो पेट्रोल आपका व्हीकल्स में भी यूज हो सकता है, ठीक है जी, टू रन अ व्हीकल, और आपका मशीनरीज, बड़ी बड़ी मशीनरीज में भी यूज हो सकता है। लेकिन पेट्रोल जो है वो लिमिटेड इन नेचर है, पेट्रोल जो है वो लिमिटेड इन नेचर है। अब लिमिटेड इन नेचर है तो हम इसको भैया कितना व्हीकल्स में डालें, कितना मशीनरी में डालें, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से नहीं आती, ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से भी आती है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक जो है सारा क्लियर हो चुका है। कोई भी क्लियर ना हो तो दोबारा पर देखना, उसको दोबारा देखना। बाकी कोई डाउट हो तो आपके पास जो है मैंने टेलीग्राम चैनल बता दिया, उसमें आप जाकर जो है डाउट डाल सकते हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी ऑफ टू वे। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो दो वे में हो सकती है, हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक, क्या चल रहा है, दूसरा क्या होना चाहिए था। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये दो आपके जो है वे ऑफ स्टडी बन जाते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सेज इट इज अ साइंस दैट इज फोकस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड स्टैट्स, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स में अपने एक स्टैट्स वाला पार्ट भी पढ़ा होगा, डेटा वाला, मीन, मीडियन, मोड, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है। वो भी एक इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है जो डेटा की हेल्प से एक पर्टिकुलर रिजल्ट हमें जो है लाकर देता है। तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, वो साइंस है दैट इज फोकस्ड ऑन फैक्ट्स एंड स्टैट्स, जो ज्यादा फैक्ट्स एंड स्टैट्स, जो प्रेजेंट सिचुएशन या फिर जो हुआ है उस पे बात करती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डिफाइंड एज अ साइंस दैट इज बिल्ट ऑन वैल्यूज, जजमेंट एंड व्यूज। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपके जजमेंट पे, आपकी वैल्यूज पे, आपके व्यूज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट करती है, ठीक है जी। जैसे कि भैया अब जैसे बोल दिया कि यार इस बारी ना सिगरेट बहुत बिकी, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी। सेल्स ऑफ सिगरेट हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम, ठीक है जी, फ्रॉम लास्ट ईयर, ऐसा करके कुछ दे दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलेगा कंजम्पशन ऑफ सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, वी कैन डिक्रीज इट बाय दिस मच। वो पॉलिसी प्रॉपर बनाता है जो कि ये बताता है भाई ये चीज गलत है, इसको आप ऐसे करेक्ट कर सकते हो। वो जो फील्ड होती है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की होती है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्राइब। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा चीजों का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, भाई ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा होगा,
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रिस्क्राइब करता है कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, एक्सेट्रा, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स हाउ वेरिएबल्स कॉज एंड इंपैक्ट ईच अदर। ठीक है जी, तो वो प्रॉपर एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है आपको कि भैया इस साल जो है सिगरेट जो है सॉरी पिछले 10 सालों में टोबैको कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। वो पूरा फैक्ट्स एंड डेटा के ऊपर बताता है वो बातें। ठीक है, और उसी वजह से आप देखोगे माउथ कैंसर भी बहुत बढ़ गया, तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मेक जजमेंट बेस्ड ऑन वैल्यूज। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, वो जजमेंट बोलता है कि भाई ये देखो, ये सिगरेट पीना, टोबैको खाना, ये इंजूरियस टू हेल्थ है, इट कॉजेस कैंसर। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेक्स एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेक्स अ सब्जेक्टिव अप्रोच। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेता है, क्योंकि डेटा तो सबके लिए सेम ही रहेगा, तो हर किसी का रिजल्ट सेम आएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब सबका सेम होना चाहिए। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेक्स अ सब्जेक्टिव वन, मतलब हर किसी की वैल्यू अलग हो सकती है। मैं बोलूं भाई दारू पीना गलत होता है, ठीक है जी, दूसरा बोले सर थोड़ी तो चल सकती है, सर भैया की शादी है थोड़ी तो पीऊंगा ही, तो वो सब्जेक्टिव हो गया ना वहां पर अप्रोच। ठीक है, the difference between positive and normative economics is that positive economics explains what is, क्या है या क्या हुआ था, what was, और what will be. Normative economics explains what should be, क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, क्या हो रहा है, और वो तो क्या हो रहा है तो पॉजिटिव हो गया, क्या होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए होगा, वो सब आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ गया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एजर्शंस में बी एम्पेरिकली टेस्टेड। आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो आप टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो डेटा ओरिएंटेड होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो है आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो एक वैल्यू बेस्ड है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है सोसाइटी में। इकोनॉमिक इश्यूज आर क्लियरली डिफाइंड बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से डिफाइन हो जाते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उनका सॉल्यूशन देती है, रेमेडीज देती है कि भैया इस चीज को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये होती है आपके टू वे ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स। उसके बाद आ जाते हैं दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, दो ब्रांचेस की अगर मैं बात करता हूं तो एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। एज द नेम इज सजेस्टिंग, माइक्रो जब हम पढ़ते हैं तो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो होता है एक छोटे लेवल पे। मैक्रो अब आती है ना, एक एक वेस्ट आती है बॉयज की, ठीक है जी, मैक्रो मैन। तो मैक्रो मैन में वो बहुत लंबा चौड़ा आदमी दिखा देते हैं, तो वैसा ही मैक्रो मैन, आई एम अ मैक्रो मैन। ठीक है, तो माइक्रो इज माइक्रो इकोनॉमिक दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। मतलब एक कंज्यूमर इस गुड की कितनी डिमांड कर रहा है, सारे कंज्यूमर एक गुड की कितनी डिमांड कर रहे हैं, तो वो एक एक लेवल पे, सिंगल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जो है स्टडी करते हैं। एग्जांपल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम जो है दूसरा नाम से प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्राइस थ्योरी, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन किसका, प्राइस पता लगाना किसका, वो होता है आपका एक सिंगल कमोडिटी का। ठीक है, एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अगर हम अगली फील्ड पे चलते हैं विच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, सारी इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है जी, मतलब अब हम एक कंज्यूमर या एक कमोडिटी की बात नहीं कर रहे, सारे कंज्यूमर, सारी कमोडिटीज को जब हम टोटल करके एग्रीगेट लेवल पे जब हम पढ़ते हैं तो वो बन जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। लाइक नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, एक्सेट्रा। ये सब किस में आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो एक बड़ी पिक्चर देख रहा है। इसका दूसरा नाम होता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। जीएम कीन्स इज सेड टू बी द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह आप डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ देखोगे, बट जो है इतना लोड नहीं लेना, ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लेनी, ये सब कम आता है। बस वो याद रखना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका अगला कंसेप्ट आ जाता है। एलोकेशन का मतलब होता है कोई रिसोर्सेज यूज में लगाना। ठीक है जी, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हो गया, it refers to the problem of assigning the scarce resources in such a manner so that maximum wants of societies are fulfilled। और इसी को हम दूसरे कंसेप्ट के नाम से जानते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। जो बोल्ड करा हुआ है ना आप लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ये जो पीडीएफ्स है मैं आप लोगों के लिए जो है एक ड्राइव में डाली जा रहा हूँ, जिसका लिंक आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो कृपया करके वहां पर देख लीजिएगा। तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मींस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर टू मैक्सिमाइज आउटपुट। अच्छा, एक चीज ना आप पूरी इकोनॉमिक्स में भले ही माइक्रो या मैक्रो जरूर पढ़ते हो, जिसका नाम होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन, और इकोनॉमिक्स में हम यही कोशिश करते हैं कि हमें ये अचीव हो जाए। ठीक है जी,
तो अभी आपने देखा इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज भी यही बोल रहा है कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो है हमारा जो है रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा। अगला आ जाता है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। क्या आ जाता है आपका? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है बेसिक प्रॉब्लम्स जो हर इकोनॉमी को जो है फेस करनी पड़ती है, जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, वो तभी इसका नाम क्या है? सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब क्या होता है कि हर किसी को ये फेस करनी पड़ेंगी, ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब ये बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसका आंसर करने के लिए, इन तीन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, अच्छा, व्हाट टू प्रोड्यूस में ही आ जाता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। तो इसका आंसर करने के लिए ना हम इकोनॉमिक सिस्टम सेटअप करते हैं, और इकोनॉमिक सिस्टम तीन वे से सेटअप हो सकता है। एक होता है आपका कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है आपका सोशलिस्ट, और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में जितने भी एक इकोनॉमी में आपके एंटरप्राइजेस होते हैं, यूनिट्स होते हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स, वो सारे प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। सोशलिस्ट में सारे गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, स्टेट ओन्ड होते हैं, एंड मिक्स्ड में दोनों मिलके। तो इंडिया में मिक्स चल रहा है। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो इसमें अगर कैपिटलिस्ट इसका आंसर करेगा तो वो कहेगा भैया मैं तो वही बनाऊंगा जिसकी डिमांड हो मार्केट में। ठीक है, और मैं उतना ही बनाऊंगा जितना बिक जाए ताकि मेरा लॉस ना हो। सोशलिस्ट बोलेगा भाई जिसकी लोगों को जरूरत होगी मैं वो गुड बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो प्रॉफिट मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी में आ जाता है इन व्हाट क्वांटिटी। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस रेफर्स टू व्हाट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जैसे दो टाइप की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव की लेबर का ज्यादा यूज हो रहा है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल का ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर कैपिटलिस्ट सोचेगा तो वो सोचेगा कि यार मैं तो वो वाली टेक्निक यूज करूंगा जो मेरी कॉस्ट कम कर देगी। सोशलिस्ट सोचेगा, वो कहेगा यार मैं तो वो टेक्निक यूज करूंगा जिससे देश का, इकोनॉमी का भला होगा, वेलफेयर होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ जाती है आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस। सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस में आ जाता है आपका कि किसके लिए बनाए। कैपिटलिस्ट बोलेगा भैया मैं तो उसके लिए बनाऊंगा जिसकी जेब में दमड़ी होगी, पैसा होगा, जो मुझे दे सकता है। सोशलिस्ट बोलेगा भाई मैं तो उसके लिए बनाऊंगा जिसको ज्यादा जरूरत है, दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है जी, पैसे वैसा नहीं देखना मेरे को, मैं फ्री में भी देने को तैयार हूं। ठीक है, तो अगेन जैसा इकोनॉमिक सिस्टम सेटअप होगा वैसे इनके आंसर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, देखो अपॉर्चुनिटी मतलब कि कोई अच्छा चीज, कोई आपका आपकी अर्निंग, आपकी लिविंग बढ़ाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली और उसकी कोई कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी, दैट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गॉन, फॉर गॉन। ठीक है, जिसको आपने छोड़ दिया। तो फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी द सैक्रिफाइस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी द सैक्रिफाइस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ए बी सी तीन अपॉर्चुनिटी है, ए 80,000 दे रहा है, बी 70,000 दे रहा है, सी 60,000 दे रहा है। तो मैं 80 वाला चूज करूंगा अगर पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से चूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जैसे बी वाला 70,000, उसको मैंने छोड़ दिया, तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। प्रॉपर वैल्यूज में देखा जाता है। उसके बाद आ जाता है इसी का दूसरे वे में डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि सीयूईटी में आने के चांसेस कम है क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली सिलेबस में नहीं डाला, बट मैं फिर भी बच्चों को पढ़ा देता हूं। तो जो बच्चे जो है एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं वो यहां तक ही वीडियो देखें, इसके बाद ना देखें। ठीक है जी, और जो बच्चे जो है करना चाहते हैं कि सर कोई नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे, हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने को तैयार है, क्या पता पेपर में आ जाए तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, वो आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो भाई देख लो, पढ़ना अलग चीज है और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अलग चीज है। ठीक है, अब देखो आपका पेपर जो है सिर पे ऑलमोस्ट भैया कितने 20 दिन रह गए, लगभग 15 से स्टार्ट है आप लोगों के। और इस बार तो भैया वैसा भी नहीं है कि सबके पेपर अलग अलग हो, सबका एक साथ ही डाल दिया उन्होंने। तो इस बार ही आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। पहले तो बच्चे क्या थे, ऑफिशियल डेट 15 होती थी तो कोई बच्चा सोचता था कि यार चल मेरा 20 को भी पढ़ सकता, 22 को भी पढ़ सकता, तो वो एक एजम्पशन लेके चलता था। अब तो क्लियर हो चुका सब, द एयर हैज बीन क्लियर्ड बाय दी एनटीए। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपके पास ज्यादा टाइम रहा नहीं है तैयारी के लिए, तो आई वुड एडवाइज कि भैया जल्दी से जो है अपनी तैयारी ना पक्की कर लो। ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन मैं आप लोगों के टेलीग्राम पे दूंगा ही। ठीक है, उसके अलावा भी बच्चे को लगता है नहीं सर मेरे को ना थोड़े और डिटेल में पढ़ना है, मेरे जो है अभी मैथ्स और जीटी अच्छा नहीं हो रखा, सर मेरे को वर्बल का कोई बता दो, तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं, एडू कैप्टन एज ऑलवेज हैज योर बैक
उसकी हर बारी आपकी बैक है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एवेंजर्स बैच अभी एडू कैप्टन का लाइव चल रहा है, और एवेंजर्स में भी उनका जो है गोल्ड वाला अभी लाइव चल रहा है, जिसमें आपको वर्बल इंग्लिश की तैयारी अच्छी खासी करने को मिलेगी, तगड़े लेवल पे भुप्पी भैया ने आपको करा रखी है। जनरल टेस्ट आपके सावेश सर ने करवा रखी है, जिनकी यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हो इन सब की, ठीक है जी। तो उन्होंने बड़े तगड़े लेवल पे करवा रखी है। हायर एंड अप्लाइड मैथ्स आपके अमन भैया ने करवा रखी है, ठीक है जी। उसके अलावा आपको मॉक्स मिलेंगे। अच्छा, मॉक्स का मैं बता देता हूं आपको क्या क्या मिलेगा इस बैच में। आपको मॉक्स मिलेंगे, ठीक है जी। मॉक्स तबाही लेवल के मॉक्स है। कैसे मॉक्स हैं ये देख लो भाई। टॉपिक वाइज अलग चल रहे हैं, डोमेन के फुल लेंथ अलग चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश अलग, जीटी अलग, उसके अलावा आईपी मैट, जिप मैट, एनएमआईएमएस, क्राइस, मतलब जिस भी लेवल पे आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो वहां पर आपको जो है ये मॉक्स मिलेंगे हर एक उसके। और 1 2 3 4 नहीं भैया, 15 प्लस है भाई, कई जगह 25 प्लस है, 150 प्लस है भाई, मजाक नहीं है ये चीज, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ई बुक्स एंड क्वेश्चंस बैंक भी मिलेंगे, बाद एज इन साथ में ई बुक्स मिलेंगे। देखो आजकल फिजिकल बुक्स का टाइम नहीं रहा भाई, फट जाती है, क्वालिटी जो है खराब होती जा रही है पेपर की। पर्यावरण का भी तो हमने जो है ध्यान रखना है, तो आपको ई बुक्स मिलती हैं उस केस में, आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं, मेंटरशिप मिलती है, डाउट सपोर्ट मिलेगा आपको पूरा, प्लस इंग्लिश एंड वर्बल की सारी वीडियो जो आपके सीयूईटी ओरिएंटेड ही मेन पढ़ाई हुई है, या फिर आपके अदर एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाई हुई है, कुछ आपका एसएससी लेवल या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड नहीं पढ़ाई हुई, टू द पॉइंट पढ़ाई हुई है, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बोलूंगा कि भाई जल्दी से ज्वाइन कर लो। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडू कैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, आप वो भी देख सकते हो, उससे भी आपका काम बन जाए, ठीक है। चलो, तो बैक टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो पूरी इकोनॉमी में दो ही गुड्स बन रहे हैं, एक हो गया आपका एप्पल और एक हो गया ऑरेंज। और एप्पल खाने वाला फ्रूट है ये, आजकल बच्चे एप्पल समझते हैं आपका मोबाइल फोन, और भाई एप्पल खाना, पहले एप्पल वो आया था, उसके बाद एप्पल कंपनी बनी थी, ठीक है। तो सपोज करो दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब हमारे पास लिमिटेड लेबर है। कैसी लेबर है? लिमिटेड लेबर है, और हमारे पास गिवन फिक्स्ड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होगी। ये दो चीजें हमारे पास, जैसे 20 लेबर है हमारे पास, 20 की 20 लेबर है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारी लेबर एक साथ लगा रहे हैं, सारी लेबर एक साथ लगा रहे हैं। और पहले मैं बोल रहा हूं कि यार क्या करते हैं, सारी लेबर जो है 20 की 20 एप्पल पे लगा देते हैं, तो मैं 100 एप्पल प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, लेकिन ऑरेंज एक भी नहीं कर पाऊं क्योंकि लेबर कोई लगा ही नहीं। फिर मेरे मन में आया कि नहीं यार, थोड़े ऑरेंज भी तो बनाने पड़ेंगे भाई, ऐसे थोड़ा ना चलता है। तो मैंने ऑरेंज जो है उसमें 10 बढ़ा दिए, ठीक है। एप्पल 90 हो गए, मैंने थोड़ी लेबर वहां भेज दी। फिर मैंने कहा नहीं यार, इससे थोड़ा ना काम चलेगा, तो बहुत ही मतलब बहुत ही प्रोपोर्शनेट तो होना चाहिए ना कुछ, इसमें तो कुछ ये डिसप्रोपोर्शनेट लग रहा है बहुत ज्यादा। तो मैंने इसका 10 और बढ़ा दिया, यहाँ पर 70 रह गए। फिर उसके बाद मैंने 10 और बढ़ा दिया, यहाँ पर आपके जो है 40 रह गए। तो आप देखोगे यहाँ पर 10 10 10 10 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमें ये जो कॉम्बिनेशन, अच्छा ये क्या रीजन है इसका भी बताऊंगा, ये जो हमें कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं ना ऐसे, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस। इसको अगर हम एक टेबल में डाल देंगे तो वो बन जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, और उसी को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे तो बन जाएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स, एजम्पशन है सिर्फ दो ही गुड्स बन रहे हैं, दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, एज्यूमिंग दैट ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है जी, फिक्स टेक्नोलॉजी, और सारे एक साथ लगा दिया आपने, ये नहीं थोड़े थोड़े करके लगा रहे। अब कुछ एजम्पशंस पे ही आपका पीपीसी जो है समझ पाओगे। दो गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है, रिसोर्सेज एंड फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, सारे रिसोर्सेज लगा दिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स। कितना लॉजिकल है, कितना रीजनल है, ठीक है, ठीक है, रैशनल है, सॉरी ये रीजनेबल है कि भाई ये देखो, अब ये तो भैया फैक्ट है ना कि कोई भी एक बंदा हर एक टाइप का काम अच्छे से नहीं कर सकता। किसी एक में वो एक्सपर्ट होगा, किसी एक में वो मीडियोकर होगा, किसी एक में वो नूब होगा। नूब, वो तुम्हारी गेमिंग लैंग्वेज है ना, नूब है भाई तू, तो बच्चे बोलते हैं ऐसे, भाई तू नूब है, मेरे को करने दे क्वेश्चन, ऐसा टाइप, ठीक है। तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स एंड द टेक्नोलॉजी लेवल रिमेन सेम।
तो ये एजम्पशंस के साथ जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं और उसको जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो हमें एक ऐसा कॉनकेव शेप्ड कर्व मिलता है। क्या मिलता है? कॉनकेव शेप्ड कर्व। ठीक है, अब ये जो कॉनकेव शेप्ड कर्व है, ठीक है, ये हमें क्यों मिलता है आइए अभी थोड़ी देर में जानेंगे। बस इतनी सी बात याद रखना, हमें जो भी टोटल कॉम्बिनेशंस आपको मिले आफ्टर इंप्लॉइंग ईच एंड एवरी रिसोर्स, तो ये जो हम ग्राफिकल प्रेजेंट करेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आपको कर्व मिलेगा, कॉनकेव शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, नीचे की तरफ जा रहा है। और एक बात याद रखना, अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर और इसके ऊपर आ रहा है, मतलब इसके ऊपर आ रहा है पीपीसी के ऊपर ए बी सी डी ई, मतलब आपने अगर आप इसके ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं अगर आप वो वाला कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हो अपनी इकोनॉमी में, दैट मींस आप अपने रिसोर्सेज को फुली एंड एफिशिएंटली जो है यूज कर रहे हो, क्योंकि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का तभी बनता है जो अभी आपने असम्पशन पढ़ी थी, ऑल द रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम डिटर्मिनेशन में आपने पढ़ा होगा, तो ये वो वाला सीन है। ठीक है, और अगर आप यहां कहीं आ रहे हो ई एफ जी एच, तो इसका मतलब है आप अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो। ठीक है जी, आप प्रोडक्शन जो है अपने रिसोर्सेज को फुली एंड एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे हो, जो आपने इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला सीन पढ़ा था। और अगर आप यहां कहीं आ रहे हो, ठीक है जी, आई जे, तो इसका मतलब है आप ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, विच इज इमेजिनरी, नॉट पॉसिबल। 20 लेबर है तो 25 थोड़ा ना लगा दूंगा, जिसमें आपने इनकम डिटर्मिनेशन में ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था। अब इसको या फिर जो इस कर्व पे जो आ रहे हैं पॉइंट्स या फिर जो अंदर आ रहे हैं पॉइंट्स, इनको हम अटेनेबल बोलते हैं क्योंकि ये पॉसिबल है टेक्निकली, और ये जो बाहर आ रहे हैं इनको हम अनअटेनेबल बोलते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज, तो हमारा हमेशा पीपीसी के अंडर कहीं कर्व आएगा, पीपीसी नहीं शिफ्ट होगा, अंडर कहीं कर्व आएगा। और अगर बोलते रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज तो पीपीसी के ऊपर। ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें पीपीसी की, तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि अभी आपने देखा था पीछे, अगर मैं एक की प्रोडक्शन बढ़ा रहा था तो दूसरे की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और सारे मैं एक ही टाइम पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा कॉनकेव टू ओरिजिन बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी। अच्छा, आपने यहां पर एक चीज देखी होगी, यहां पर तो +10 ही हो रहा है हर बारी, लेकिन यहां पर -10 हुआ पहले सेक्रीफाइस में, फिर -20, फिर -30। ये सेक्रीफाइस हर बारी बढ़ता ही जाएगा। इसका रीजन क्या? क्योंकि हमने एक assumption ले रखी है रिसोर्सेज, और ये रियलिटी भी है, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली, रिसोर्सेज बेसिकली आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स। ठीक है, वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स। तो जब मैंने सोचा था कि यार मेरे को कुछ ऑरेंज भी बनाने हैं, तो मेरे को कुछ लेबर शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो मैंने बेस्ट अमंग दी रेस्ट जो है मैंने भेजी अपनी, कि भैया जो मेरे को लगता है मेरी बेस्ट लेबर है इसमें से, जो मुझे लगता है जल्दी सीख जाएगी और बना देगी, तो मैंने वो भेजी। फिर उसके बाद जब मैंने 10 और बढ़ाने के सोचे ऑरेंज की प्रोडक्शन, तो यार मैंने देखा कि यार मैं अपनी बेस्ट वाली तो ऑलरेडी भेज चुका हूं, तो फिर सेकंड बेस्ट वाली भेजूंगा। लेकिन इस बार अगर वो बेस्ट नहीं है, वो सेकंड बेस्ट है, तो मतलब वो उतनी एफिशिएंट भी नहीं हुई, तो इस बार ज्यादा भेजनी पड़ेगी, तो इसलिए इसकी प्रोडक्शन में सेक्रीफाइस ज्यादा हुआ है, सिमिलरली और ज्यादा हुआ। तो ऐसे सेक्रीफाइस बढ़ता रहता है क्योंकि रिसोर्सेज जो है इक्वली एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हमें कॉनकेव टू दी ओरिजिन शेप मिलती है, और इसी सेक्रीफाइस का नाम होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी, एमओसी या एमआरटी। तो इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस ऑफ वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इसका दूसरा नाम एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर्मूला क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ गुड सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट्स ऑफ गुड गेन्ड। और एमआरटी हमेशा बढ़ता होता है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, एज पर आर एजम्पशन। लेकिन अगर हम हमारी एजम्पशन को चेंज कर दें और अगर हम ये लिखें भैया गुड्स आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स, तो हमें एमआरटी हमें कांस्टेंट मिलेगा, एमआरटी कांस्टेंट मिलेगा, और उससे पीपीसी की कर्व जो है और शेप जो है वो स्ट्रेट लाइन आने वाली है। क्या आने वाली है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब एमओसी इंक्रीजिंग था तो कॉनकेव था, एमओसी कांस्टेंट हो गया तो आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, और एमओसी डिक्रीजिंग हो गया तो कन्वेक्स टू ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम फाइनली चलते हैं कि भैया ये इसमें कभी चेंज आएगा पीपीसी में? बिल्कुल आएगा। देखो, एक होता है चेंज जिसमें हम बोलते हैं शिफ्ट हो रहा है पूरा का पूरा पीपीसी, और एक हो रहा है कि पीपीसी में रोटेशन हो रही है, कि एक पॉइंट से चेंज हो रहा है दूसरी जगह फिक्स ही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम शिफ्ट की करें तो दो रीजन से शिफ्ट हो सकता है, चेंज इन रिसोर्सेस, भैया रिसोर्सेज बढ़ जाए या कम हो जाए, या चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखो, राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? ये आप देख रहे हो राइटवर्ड शिफ्ट, जब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तभी हम ज्यादा ज्यादा बना पाएंगे दोनों गुड्स का। तो ये दो रीजन है, एक जो है हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाए,
ठीक है, कई बार क्या होता है, अब जैसे अबू धाबी, दुबई, इनमें क्या हुआ था, एकदम से तेल के कुएं मिले थे। ठीक है, जब वो और रिसर्च कर रहे थे और माइनिंग कर रहे थे तो कुएं मिले थे, तो उनकी इकोनॉमी बढ़ गई थी एकदम से, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। दूसरा, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जापान जैसी कंट्रीज में टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत अच्छी है, वहां पर उनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शिफ्ट होता रहता है राइटवर्ड। और यही अगर लेफ्टवर्ड करेंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे भाई वॉर होती है तो रिसोर्सेज का नुकसान हो जाता है, ठीक है, या फिर आपके टेक्नोलॉजी हम पुरानी वाली यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, पुरानी वाली जो जिसको हम ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उससे लेफ्ट आउट होता है, वो हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को कम कर देता है। लेकिन यही अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो रोटेशन जो है आपका पॉसिबल है, या तो वाई वाले से पॉसिबल है या तो एक्स वाले से पॉसिबल है। जब रिसोर्सेज में या टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक गुड से रिलेटेड, वहां पर बोथ गुड्स था, वहां पर बोथ गुड्स था, यहां पर जो है सिर्फ एक ही गुड से रिलेट जब चेंज होता है तो वो बोलते हैं कि रोटेशन हो रहा है, पूरा पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई का अपवर्ड शिफ्ट कब होगा, वाई का अपवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब वाई के रिसोर्सेज बढ़ेंगे या फिर वाई की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सिर्फ वाई से रिलेटेड। और इसी में डाउनवर्ड कब हो जाएगा, जब इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, जब इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, वाई से रिलेटेड रिसोर्सेज कम हो जाएंगे या वाई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो है ऑब्सोलीट हो जाएगी। और ऐसे ही एक्स का भी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रोटेशन इन पीपीसी। बाकी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। केस स्टडी जरूर आ सकती है इसमें कि भाई वॉर हो गई तो उससे पीपीसी कर्व का क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक केस स्टडी आ जाएगी कि इकोनॉमी इज नॉट यूटिलाइजिंग इट्स फुल रिसोर्सेज, उससे क्या होगा, पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा ना रोटेट होगा, बस पॉइंट जो है वो अंडरलाई करेगा पीपीसी के। ठीक है, उसके बाद सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मैंने आपको बता ही दिया, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, सेम ही है। और मार्केट प्लानिंग हो गई आपकी कैपिटलिस्ट, जिसमें मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, उसमें मार्केट फोर्सेस। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे ही बस अगला चैप्टर कर देंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और फिर उसके बाद हम कर देंगे हमारा कंज्यूमर डिमांड एंड इलास्टिसिटी, और आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बस आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही बस जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, उस पे आज क्विज है, जल्दी से खींचेंगे उस क्विज को, 9 बजे आपकी क्विज आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।